नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध ईरावार। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है अभाव। अभाव का हमें आयुर्वेद में वर्णन तो प्राप्त होता है, परंतु पदार्थ के रूप में नहीं। उसी तरह वैशेषिक दर्शन में भी अभाव का वर्णन है, लेकिन वो पदार्थ रूप में ना होकर प्रमेय रूप में है। मीन्स जानने योग्य विषय के रूप में प्रभाव का वर्णन हमें वैशेषिक दर्शन में प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन के भाष्यकर्ता प्रशस्त पाद ने अभाव को एक पदार्थ के रूप में माना है। ये अभाव क्या है? क्या हम शून्य को अभाव कह सकते हैं? तो नहीं। अभाव किसी पर्टिकुलर वस्तु का किसी विशेष स्थान पर न होना अभाव कहा जाता है, न कि कंप्लीट शून्यता। भाव से भिन्न को अभाव कहा जाता है। अब भाव क्या है? जिसका अस्तित्व है, जिसका सत्ता है, उसे हम भाव कहते हैं, और जिसकी सत्ता नहीं है या जिसका अस्तित्व नहीं है उसे हम अभाव कहते हैं। इससे पहले हमने 6 पदार्थ के बारे में देखा है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब अभाव को 7वां पदार्थ माने या ना माने, इसके लिए हमें कुछ मतों को देखना पड़ेगा। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि अभाव जो है वो 7वां पदार्थ है, या अभाव जो है वो पदार्थ रूपी है। तो उनके समर्थन में, इस बात के समर्थन में वो क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं, तो इसके समर्थन में, दैट इज कि अभाव एक पदार्थ है, इसके समर्थन में हम 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। इसके समर्थन में जो पहला पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि जिस तरह से हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है, उसी तरह उस वस्तु के अभाव का ज्ञान भी हमें प्रत्यक्ष से होता है। तो जिस तरह वह वस्तु वास्तविक है, उसी तरह उसका अभाव भी वास्तविक है। इसलिए हम अभाव को पदार्थ मान सकते हैं, हम अभाव की एक सत्ता मान सकते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सके। पदस्य अर्थः पदार्थः। तो हम अभाव को भी शब्दों द्वारा ही व्यक्त करते हैं, अभाव को भी हम कहकर बताते हैं। जैसे कि सपोज यह टेबल उपस्थित नहीं है, या यह टेबल यहाँ पे नहीं है, तो ये हम कहकर बता रहे हैं, इसलिए हम अभाव को पदार्थ कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि हम अभाव को न माने तो संसार की सारी वस्तुएं नित्य हो जाएगी। मीन्स कोई वस्तु नष्ट होगी ही नहीं, किसी वस्तु का अभाव होगा ही नहीं, इसलिए हमें अभाव को मानना जरूरी है। और चौथा और आखिरी पॉइंट है कि जो लोग मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दुखों के अभाव को ही हम मोक्ष कहते हैं। तो इस कारण से इन 4 पॉइंट्स के आधार पर हम अभाव को पदार्थ रूप में मान सकते हैं, ऐसा मत कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं। अब हम अभाव के भेदों के बारे में देखते हैं, अभाव के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो अभाव के प्रमुखतः 2 टाइप्स हैं: संसर्ग भाव और अन्योन्य भाव। संसर्ग भाव को हम कॉन्टैक्ट नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, और अन्योन्य भाव को हम म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। अब इसका डिटेल मीनिंग क्या है ये आगे मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। संसर्ग भाव के भी 3 भेद हैं: प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत भाव। इन्हीं को हम प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस एंड एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्राग भाव क्या होता है। अनादि सा अंतः प्राग भाव, ऐसा कहा गया है कि जिसका आदि ना हो परंतु अंत अवश्य हो, उसे हम प्राग भाव कहते हैं। मीन्स किसी वस्तु की निर्मिति से पूर्व या उससे पहले उसके अभाव को हम प्राग भाव कहते हैं। उदाहरण में हम कह सकते हैं कि घड़े के निर्मिति से पूर्व या घड़े के बनने से पहले उसका जो अभाव होता है उसे हम प्राग भाव कहते हैं। या एक क्लिनिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे व्याधि अगर पेशेंट में नहीं है, या व्याधि की निर्मिति से पहले या व्याधि की उत्पत्ति से पहले उसके लक्षणों का पेशेंट में न होना, उसे हम प्राग भाव कह सकते हैं। सेकंड टाइप है प्रध्वंसा भाव। इसके बारे में कहा गया है कि स आदि अनंतः प्रध्वंसः। इसका अर्थ है कि जिसका आदि हो
परंतु अंत ना हो उसे हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। मीन्स वस्तु के नष्ट होने के पश्चात उसका जो अभाव हो जाता है उसे हम प्रध्वंसा भाव कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हम घड़े को नष्ट कर देते हैं तो नष्ट करने के पश्चात जो घड़े का अभाव हो जाता है या वो उस घड़े का एब्सेंस होता है उसे हम कहते हैं प्रध्वंसा भाव। उसी तरह पेशेंट की चिकित्सा करने के बाद उस व्याधि के लक्षणों का अभाव जो उस पेशेंट में हो जाता है, उन व्याधियों के लक्षणों का एब्सेंस उस पेशेंट में जो हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रध्वंसा भाव। संसर्गा भाव का लास्ट टाइप है अत्यंता भाव, जिसे हम एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं या इटर्नल नॉन एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। हमने प्राक भाव में देखा कि उस वस्तु का भूतकाल में अभाव था। फिर हमने प्रध्वंसा भाव में देखा कि उस वस्तु का वर्तमान और भविष्य काल में अभाव था। अत्यंता भाव में किसी वस्तु का भूत, भविष्य और वर्तमान काल तीनों कालों में अभाव होता है। ऐसे अभाव को जो हम कहते हैं अत्यंत अभाव। इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि आकाश में रूप का अभाव अत्यंत अभाव है। आकाश हमें दिखाई नहीं देता, ना ही पहले दिखाई देता था और ना ही आगे दिखाई देगा। तो ये तीनों काल में हमें आकाश नहीं दिखाई देता है। दैट मीन्स कि आकाश में रूप ये गुण कभी होता ही नहीं है। तो रूप ये जो है आकाश में अत्यंता भाव है। उसी तरह अगर हम एक क्लिनिकल एग्जांपल देखें तो जिस व्यक्ति में शारीरिक या मानसिक दोष नहीं होते हैं उन्हें ज्वर कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यक्ति में ज्वर का अत्यंता भाव होगा। संसर्गा भाव के हम कुछ और अन्य एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि बीज में वृक्ष का अभाव, ये प्राक भाव कहलाएगा। वृक्ष के कटे जाने पर उस वृक्ष का अभाव, ये प्रध्वंसा भाव कहलाएगा। मनुष्य के सिर पर सिंग ना होना या सिंग का अभाव, ये अत्यंत भाव कहलाएगा। इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ दो वस्तुओं का संबंध हो रहा है या दो वस्तुओं का संसर्ग हो रहा है, इसीलिए इन्हें हम संसर्गा भाव कह रहे हैं। जैसे कि वृक्ष का बीज से, वृक्ष का कटे जाने से या उस कुल्हाड़ी से जिससे वो काट रहे हैं तो कटे जाने की क्रिया से, या सिंह का मनुष्य से संबंध हो रहा है, संसर्ग हो रहा है, इसीलिए हम इसे संसर्गा भाव कहते हैं। अभाव का जो दूसरा मेजर टाइप है वो है अन्योन्य भाव या म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। मीन्स एक वस्तु में दूसरे वस्तु के अभाव को अन्योन्य भाव कहते हैं। इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं कि घड़ा वस्त्र नहीं है, घोड़ा गधा नहीं है, या घड़े में वस्त्र का अभाव, घोड़े में गधे का अभाव। उसी तरह मधुर रस के द्रव्यों में कटु रस के द्रव्यों के गुण का अभाव, इन्हें हम अन्योन्य अभाव कहते हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल रिलेशन आ रहा है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से म्यूचुअल संबंध आ रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है, इस कारण हम इसे अन्योन्य भाव कहते हैं। इसे ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक वस्तु का तादात्म्य हमें दूसरे वस्तु में नहीं मिलता, उसे ही हम अन्योन्य भाव कहते हैं। तो इस तरह हमने अभाव के बारे में जाना। अभाव को और विस्तार से जानने के लिए आप मेरी बुक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास, जो कि चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसे पढ़ सकते हैं। ये बुक आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उस लिंक को देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस और इंटरेक्टिव हो, ये वन वे ट्रैफिक ना हो। तो आप लोगों के जो भी कोई डाउट्स अभाव से रिलेटेड होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को तुरंत सॉल्व करूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उसे शेयर करें।